15 आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है वो सब लोगों की यूनिट टेस्ट 2 में है, यूनिट टेस्ट 2 में, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसका वेटेज वैसे पार्ट बी में आता है, ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर भी है और 2 मार्क का वेटेज है पार्ट बी में, वैसे इसका 4 मार्क का वेटेज है। So let us start now chapter number 15 our environment। ठीक है, आज आवाज क्लियर है सबके लिए? My voice is clear? हाँ सर। Yes, Yes sir. Yes sir. Yes sir. Let us now start our environment। तो environment के बारे में बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि भाई हमारे जमाने में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता था, एयर बहुत शुद्ध होती थी, पानी बहुत प्योर था, जो फल फ्रूट्स थे वो भी बहुत प्योर थे। ठीक है, जबकि हम लोग तो आज हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोगों को पानी प्योर रखने के लिए हमको एक्वागार्ड आरओ की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, हवा भी हमारे आसपास की प्योर नहीं है, इसीलिए आजकल लोगों ने घर के अंदर एयर फिल्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया। रही बात फल फ्रूट की, तो फल फ्रूट भी केमिकल से पकाए जाते हैं। इसका मतलब आज की जमाने में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पहले की कंपैरेटिवली प्योर नहीं है। ठीक है, पहले क्या, पहले की हर चीज प्योर होती है। ठीक है, तो हमारे एल्डर्स हमेशा बोलते हैं कि हमारे जमाने का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और आज का एनवायरनमेंट ज्यादा खराब है। फिर कई बार हम ग्लोबल लीडर्स के बारे में भी बोलते हुए सुनते हैं कि भाई दे आर वर्किंग फॉर अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, दे आर वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। आज जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आई है, ठीक है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज बना रहे हैं, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दुनिया भर के लोग आज एनवायरनमेंट के लिए बहुत चिंतित है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट अब बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्पेशली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऑलरेडी हमने एसएसएल पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज एनवायरनमेंट को लेके है। ठीक है, तो our elders always say that environment is not what it is used to be earlier. Others say that we would work in a healthy environment. ठीक है, ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स है जो अलग अलग जगह में यूज होता है। ग्लोबल समिट्स होती है रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और पढ़ने वाले अबाउट एनवायरनमेंट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट various factors in the environment which interact with each other, जिसमें से कुछ फैक्टर्स लिविंग हो गए और कुछ फैक्टर्स नॉन लिविंग हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी 9th में हमने बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़ी है, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हमने 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल पढ़ा है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। We shall now see how human activities are affected by this cycle. Sir, global summit. What happened? Global summit. कहाँ पे है ग्लोबल समिट? ग्लोबल समिट का मतलब होता है इंटरनेशनल समिट्स या इंटरनेशनल मीटिंग्स। जब दुनिया भर के देश मिलते हैं, एक मंच पे आके कुछ बात को डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्लोबल समिट्स। ठीक है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो कई बार इंडिया के बाहर जाते रहते हैं, वो सब इस तरह की ग्लोबल समिट्स को अटेंड करने के लिए जाते हैं। नाउ अब ये वाला जो टॉपिक है, आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये पीछे है, लेकिन यहाँ पे आगे है, तो आगे या पीछे तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। ये जो वेस्ट वाला टॉपिक है ये पीछे है। ये जो एक्टिविटी 15.1 है, एक्चुअल में टेक्स्ट बुक के अंदर 15.5 है। ठीक है, लेकिन है सही, इसीलिए आगे पीछे हम अभी ये पढ़ लेते हैं, जिस तरह से पीडीएफ है उसी तरह से पढ़ते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। अब जब बात वेस्ट की आई है, तो वेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। कौन से वेस्ट होते हैं? एक होता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, एक होता है सॉलिड वेस्ट और दूसरा होता है लिक्विड वेस्ट। अब इसमें जो लिक्विड वेस्ट होता है
इट इज वेरी इजी टू हैंडल। ठीक है, दिन सुबह से लेकर रात तक हम लोग अलग अलग तरह के वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे सुबह उठ के मम्मी चाय बनाती है, तो चाय बनाने के लिए दूध की थैली को हम काटते हैं, तो दूध की थैली वेस्ट हो जाती है। चाय बनने के बाद चाय की जो पत्ती बच जाती है वो वेस्ट है। जब मम्मी सब्जी बनाती है, खाना बनाती है, तो प्याज के छिलके, सब्जी के छिलके, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के छिलके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे के छिलके, ठीक है, फिर एनिमल्स की बोन्स, प्लास्टिक की थैली, फिर कार्टून्स, इस तरह की दिन भर हम लोग कितना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, लिक्विड वेस्ट को हैंडल करना बहुत इजी होता है। अगर मान लो थोड़ी बहुत चाय एक्स्ट्रा बन भी गई है, तो मम्मी क्या करेगी, उसको सीधा ड्रेनेज में डाल देगी, गटर में डाल देगी। अगर दूध फट गया है तो उसका पनीर बना देगी। ठीक है, अगर पानी गंदा हो गया है तो उसी गंदे पानी को गटर में डाल देगी। मतलब कि लिक्विड को वेस्ट करना, लिक्विड को मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन सॉलिड को हम कैसे मैनेज करें? इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में नॉर्मली 1 से 2 डस्टबिन होती है। सुबह सुबह वो डस्टबिन खाली होती है, लेकिन जब रात होती है, रात तक वो पूरी डस्टबिन भर जाती है, क्योंकि दिन भर से हमने कितना सारा वेस्ट जनरेट किया है। सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज मंगवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल मंगवाते हैं, अमेजोन से मंगवाते हैं, जियो मार्ट से मंगवाते हैं, तो उसके लिए जो बॉक्स आता है या जो प्लास्टिक का पाउच आता है, वो सब वेस्ट है। हमारी डे टू डे लाइफ में आजकल हम लोग ज्यादातर यूज एंड थ्रो मटेरियल वाली चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोग जो पेन यूज कर रहे हो, वो पेन का एग्जांपल अगर आप लो, तो पेन की रिफिल खत्म होती है, पेन को फेंक देते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो लोग जो शेविंग कर रहे हैं, शेविंग के लिए जो रेजर का यूज कर रहे हैं, वो रेजर भी यूज एंड थ्रो वाला है। मतलब ये कि दिन भर दिन हम लोग यूज एंड थ्रो वाली चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसी वजह से आज जो वेस्ट का मैनेजमेंट है, इट हैज बिकम अ वेरी चैलेंजिंग। आपको बताइए कि अहमदाबाद में नारोल सर्कल के पास एक जगह है, नारोल का नाम तो सुना ही होगा, जैसे नीप और नरोडा नारोल है, वहां पे एक जगह है, शायद मैंने नाम सुना होगा, पीराना सर्कल बोलते हैं उसको। उस पीराना सर्कल पे आपने देखा होगा कि कचरों का पहाड़ है। वैसे अहमदाबाद में कोई हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन अगर आप सही में पहाड़ देखना चाहते हो अहमदाबाद में, यस सर, पीराना सर्कल चले जाओ तो आपको वहां पे कचरों का पहाड़ मिलेगा। ठीक है, पूरे अहमदाबाद का कचरा वहां पे डंप किया जाता है। और अगर आप यस वहां सर, पे आधा घंटा रुक हाँ जाओ, सर देखा। आधा हाँ घंटा सर अगर आप रुक देखा है। जाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आंखें जलेगी, सफोकेशन होगा, खांसी आएगी। मतलब आप सोचो कि वो एरिया कितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, पूरे अहमदाबाद का सॉलिड वेस्ट पीराना सर्कल पे डंप किया जाता है आज भी। ठीक है, और ये आज से नहीं, बहुत सालों से किया जाता है। और अब तो उसके आसपास काफी रेसिडेंशियल बन चुका है, काफी नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट भी बहुत अलर्ट हो गई है, उस एरिया को शिफ्ट करना वाली है, और कहीं रिंग रोड से 10-12 किलोमीटर दूर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। इतना सारा वेस्ट हर घर में से, आप सोचो हर घर में से 2 डस्टबिन भर के कचरा इकट्ठा होता है, तो ये कचरे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये कचरे में भी, सॉलिड वेस्ट में भी 2 तरह के सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हम लिख लेते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जो हम लोग रोज जनरेट करते हैं। पहला जिसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिग्रेड का मतलब ये होता है डिकम्पोज। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, ठीक है, एनिमल्स की बोन्स होती है, पुराने कपड़े होते हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया फंगी है, वो उसको खा जाएगी।
और उसको कॉम्प्लेक्स में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमने 9th में पढ़ा ही था, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीकंपोजर्स बोला जाता है। तो डीकंपोजर्स जो वेस्ट को डीकंपोज कर देते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक है, और एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, पील्स मतलब छिलके। ठीक है, फिर फ्लावर्स, फिर एग्स पील्स, फिर बोन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बोन्स ऑफ एनिमल्स और नॉन वेजिटेबल। तो ये हो गया सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा है कौन सा, क्या होगा बोलो? दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल बराबर करें, ये होगा वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, वेस्ट विच डू नॉट गेट डिकम्पोज उसको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वेस्ट which cannot be decomposed। ठीक है, which cannot be decomposed। अगर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल में क्या होगा? प्लास्टिक है, फिर मेटल्स, ये ग्लास है, फिर रबर है। ठीक है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो बैक्टीरिया है, फंगी है, वो इसको खा ही नहीं सकते, वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तभी तो हम ये सारी चीजें खाते नहीं। क्यों हम लोग क्यों सब्जियां खाते हैं, क्यों फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, अंडे खाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो भी खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें खाते हैं क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में जाती है तब वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हमने बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, म्यूकस की, पेप्सिन की, एमिलेज की, ट्रिप्सिन की, लिपेज की, इस तरह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। आज सोचो प्लास्टिक क्यों नहीं खाते? प्लास्टिक कितना सस्ता है, खा सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो क्या होगा? डिकम्पोज ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों आप कोल नहीं खाते? कोलसा क्यों नहीं खाते? कोल खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, कोल को जलाने से मिलती है। क्यों पेट्रोल नहीं पीते? क्योंकि पेट्रोल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब जो चीजें डिकम्पोज नहीं होती है वो हमारी बॉडी भी उसमें करती है। आप इनमें से कोई भी चीज नहीं खाते, ना प्लास्टिक खाते हो, ना मेटल खाते हो, ना ग्लास खाते हो, ना रबर खाते हो। ठीक है, क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी आप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी एक लिमिटेशन है कि वो कुछ ही फूड को वो खा पाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर वो इस तरह की चीजें खा पाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप लोग 2 नहीं 4 डस्टबिन निकालो, सब्जियों का कचरा, ठीक है, फ्रूट्स का कचरा, ठीक है, एग का कचरा, आप 4 बाल्टी भर के निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्लास्टिक जैसी चीजें ऐड होती है तब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होगी। अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो पॉइजनस गैस निकलता है। अगर आप प्लास्टिक को पानी में डालोगे तो एक्वेटिक लाइफ डेंजर में आ जाती है। आप प्लास्टिक को जमीन में डालोगे तो 500 साल बाद भी आपको प्लास्टिक वैसा का वैसा ही मिलेगा। इसीलिए प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी चीजों का यूज बहुत कम होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम लोग ज्यादातर ये चीजें यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक तो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, वुड हमने अब यूज करना कम कर दिया है, मेटल्स का यूज करना भी कम कर दिया है। हर चीज में हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से दिन ब दिन जो वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए तो 10th स्टैंडर्ड में वेस्ट मैनेजमेंट जैसा टॉपिक पढ़ाया जाता है। सोचो, कचरे का टॉपिक कौन पढ़ाता है? लेकिन हम पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन है कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। तो इसलिए एक्टिविटी बोली है। एक्टिविटी में क्या बोला मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। एक्टिविटी में ये बोला है कि भाई आप लोग आपके घर में सुबह से लेकर रात तक अलग अलग तरह के कचरे इकट्ठे करो। अब देखो कचरे में क्या क्या, वेजिटेबल्स के छिलके, चाय की पत्ती, मिल्क का पैकेट, ठीक है, फिर एम्प्टी कार्टून्स मतलब खोखे, फिर वेस्ट पेपर, फिर मेडिसिन के एम्प्टी बॉटल्स या स्ट्रिप्स या बबल पैक्स,
ठीक है, पुराने कपड़े, पुराने जूते, ये सारी चीजों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद उसको अपने घर के बाहर अगर जगह हो तो ठीक है, ना हो तो उसको एक बाल्टी में डाल दो, ठीक है। और बाल्टी में डालने के बाद उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मिट्टी डाल। अगर आप खड्डे में डालते हो तो उसको भर देना है, लेकिन अगर आप बाल्टी में डाल रहे हो, बकेट में डाल रहे हो, तो बकेट में डालने के बाद 15 सेंटीमीटर का ठीक सॉइल होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको 15 दिन तक छोड़ो। 15 दिन के बाद आप उसको वापस निकालो तो आप देखोगे कि 15 दिन के बाद ये होगा कि इसमें से कुछ चीजें गायब हो जाएगी और कुछ चीजें वैसी की वैसी रहेगी। जो गायब हो गई वो थी आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से देखो, पहले पॉइंट को हम पढ़ते हैं, इसमें से कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल है। तो किचन वेस्ट मतलब कि रात का खाना आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती, ये बायोडिग्रेडेबल है। मिल्क पैकेट्स नहीं है क्योंकि अमूल वाला दूध की थैली प्लास्टिक की रहता है। कार्टून बायोडिग्रेडेबल है, कार्टून जो होते हैं, बॉक्सेस जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वेस्ट पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। बॉटल जो है वो कांच की है या प्लास्टिक की है तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। स्ट्रिप्स जो होती है वो अगर स्पेशल मटेरियल से बनी है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, अदरवाइज प्लास्टिक की है तो वो भी नहीं। पुराने कपड़े जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, और अगर आपके जूते प्योर लेदर से बने तो वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन अगर रबर से बने हैं या प्लास्टिक से बने तो वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं। तो कुछ चीजें आपकी गायब हो जाएगी, जो गायब हो गई वो है बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो पाई वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। जैसे बताया कि हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं और वो सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कैसे? जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एमिलेज है स्टार्च डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये हमारे एंजाइम्स पर्टिकुलरली हर काम करते हैं, हर एंजाइम पर्टिकुलर चीज को डाइजेस्ट करता है, लेकिन हर एंजाइम हर तरह की चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए तो हम लोग खाने में प्लास्टिक नहीं खाते, कोल नहीं खाते, पेट्रोल नहीं पीते, डीजल नहीं पीते, ठीक है। हम ये सब चीजें क्यों नहीं खाते पीते? क्योंकि वो कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मतलब आपकी बॉडी में जैसा जाएगा वैसा का वैसा ही रहेगा, और आपको उससे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई we will not get energy if we try to eat कोल। देखो, कोल खाने को मना क्यों किया है? कौन सा खाओ, इतना सस्ता है, 20-30 रुपए का किलो मिलता होगा, तो खाओ कोल। लेकिन कोई खाता नहीं है कोल, क्योंकि कोल से एनर्जी नहीं मिलती, कोल डिकम्पोज नहीं होगा। प्लास्टिक तो और भी सस्ता है, ठीक है। आप प्लास्टिक खाओ, दिन सुबह 2 कटोरी खाओ, दोपहर को एक पानी की बोतल खाओ, ठीक है। लेकिन होगा क्या? आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसीलिए हम ऐसी चीजें नहीं खाते। जैसे बताया कि लास्ट पैराग्राफ देखो, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से लिविंग कंडीशंस में जो डिकम्पोज हो जाती है उसको बायोडिग्रेडेबल। हाउ मेनी सब्सटेंस वेर बायोडिग्रेडेबल? तो जो मैंने बताया कि भाई इसमें वेजिटेबल्स के छिलके, फ्लावर्स के छिलके, अंडे के छिलके, हड्डियां, ये सब बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक, रबर, ग्लास, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हिमांशु रवीना म्यूट हो जा। So this type of things were non बायोडिग्रेडेबल। अरे हिमांशु रवीना बंद हो जा, म्यूट हो जा। हिमांशु तेरा माइक्रोफोन बिगड़ा है बेटा, बंद रख। अब बात आती है इकोसिस्टम की। एक बार टॉपिक देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो हम रुक जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है जो, उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दिस इकोसिस्टम, ठीक है। चलो, ओके। नाउ इकोसिस्टम सर प्रीसिस्ट मतलब क्या बेटा? प्रीसिस्ट मतलब
सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन में सेकंड, सॉरी सर, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन सेकंड वर्ड। दिस परसिस्ट बोलते हैं। परसिस्ट का मतलब एग्जिस्ट। दिस एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि ये हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहता है, ऐसा होता है। दिस एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको का मतलब होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट। ठीक है, एनर्जी का जो फ्लो होता है। हाँ सर, कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? नो सर, नो सर, क्लियर ही आ रही है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का मतलब कट रही एनर्जी इन एनवायरनमेंट। अब जब हम इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं तो इकोसिस्टम दो तरह की है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। पहले हम कंपोनेंट पढ़ते हैं। इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। वन है बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। अब हम लोग सिटी इकोसिस्टम में रहते हैं। हमारी जो इकोसिस्टम है ना, उसका नाम है सिटी। सिटी का मतलब शहर। हम शहर में रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे शहर में, जैसे हम निकोल में रहते हैं, ठीक है, तो निकोल में आपको क्या क्या चीजें मिली? निकोल में मुझे मिलते हैं फ्लैट्स, कॉम्प्लेक्स, टेनामेंट्स, बंगलो, अच्छे रोड्स। ठीक है, उसके अलावा मुझे प्लांट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, गार्डन भी है। ठीक है, वहां पे आपको एनिमल में क्या, लायन टाइगर जैसा एनिमल मिलेगा वहां पे आपको? नो सर। रस्तों पे शायद काऊ दिखेगी, ऑक्स दिखेगा, डॉग दिखेगा, कैट दिखेगी। बर्ड्स में आपको शायद आपको क्रो दिखेगा, पिजन दिखेगा, स्पैरो दिखेगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पीकॉक जल्दी नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैरट जो है वो जल्दी नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि हम एक शहर वाले इकोसिस्टम में रहते हैं। तो इस जो भी इकोसिस्टम में रहते हैं, उस इकोसिस्टम में कुछ लिविंग चीजें होती है और कुछ नॉन लिविंग चीजें होती है। ठीक है, अब बायोटिक में क्या क्या चीजें आ जाती है? बायोटिक में क्या क्या आ जाता है, मतलब कि लिविंग में आ जाता है प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, और आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आ जाते हैं लिविंग। ठीक है, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। ठीक है, अब नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाता है? तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, ठीक है, सॉइल नॉन लिविंग है, और मिनरल। मतलब आप सब तरह की बिल्डिंग समझ जाना, हाउसेस, टेनामेंट, बंगलो, कॉम्प्लेक्स सब समझ जाना। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेशर, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेशर पूरा लिख रहा हूँ, पूरा कंफ्यूज रहा हूँ। फिर ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, फिर मॉइस्चर। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में फॉग होता है तो फॉग, ड्यू होता है तो ड्यू, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है ये नॉन बायोटिक है, सॉरी ये एबायोटिक, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हर इकोसिस्टम में आपको कुछ चीजें लिविंग मिलेगी और कुछ चीजें नॉन लिविंग मिलेगी। जो लिविंग होती है उसको बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग होती है उसको एबायोटिक बोलते हैं। ओके, तो देखो बायोटिक में जो है, बायोटिक इकोसिस्टम में बायोटिक है मतलब लिविंग और एबायोटिक है नॉन लिविंग। अब हर इकोसिस्टम में, जैसे मैंने बताया कि हम निकोल शहर में रहते हैं, अहमदाबाद शहर में रहते हैं, निकोल एरिया में रहते हैं। ठीक है, अब हर इकोसिस्टम में, हमारी इकोसिस्टम एक शहर की इकोसिस्टम है और यहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेगी, बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको बिल्डिंगें मिलेगी। ठीक है,
अच्छी रोड्स मिलेंगे, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में गिने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको गार्डन ले जाता हूँ, चलो अभी हम लोग जाते हैं ऋषिकेश गार्डन, ठीक है, ऋषिकेश गार्डन निकोल में है। तो अगर आप एक गार्डन इकोसिस्टम में जाते हो, गार्डन इकोसिस्टम, उस गार्डन इकोसिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है? तो गार्डन में आपको बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स, ट्रीज मिलते हैं, घास मिलते हैं, ठीक है। फिर वहां पे आपको बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। बर्ड्स में आपको शायद वहां पे पोपट भी मिल रहा है, और कुछ गार्डन में तो मैंने पीकॉक भी देखे हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्रो, स्पैरो, बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। शायद अंदर गाय नहीं दिखेगी, लेकिन डॉग दिख जाएगा शायद आपको, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के ह्यूमंस भी दिखेंगे, जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए, ठीक है। तो ये गार्डन की इकोसिस्टम है। गार्डन में आपको बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, घास मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, डॉग मिलते हैं, ह्यूमंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब गार्डन इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आप डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट में, हाँ डेजर्ट में ले जाओगे तुमको, जैसलमेर में, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको ट्रीज की जगह पे कैक्टस, बुशीज मिलेंगे, थॉर्नी बुशीज जो बोलते हैं, झाड़ियां मिलेगी, ठीक है, जो झाड़ियां मिलेगी। फिर वहां पे आपको कैमल मिलेगा, कैमल, बहुत सारे रेड्स मिलेंगे, ठीक है। फिर बर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, पोपट या मोर जैसा तो मिलेगा ही, वो कौवा दिख गया या पीजन दिख गया, ठीक है। ह्यूमंस दिखेंगे, ठीक है, रेयरली ह्यूमंस दिखेंगे, और बहुत सारा सैंड दिखेगा, बहुत सारी मिट्टी दिखेगी, ठीक है। तो ये वहां का कंपोनेंट है। हर जगह पे आपको अलग अलग तरह के कंपोनेंट मिलते हैं। अगर आप फील्ड में जाओगे, फार्म में जाओगे, ठीक है, अगर आप फार्म में जाते हो, खेत में जाते हो, तो फार्म इकोसिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा? फार्म इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की इकोसिस्टम है। तो फार्म इकोसिस्टम में आपको क्रॉप्स मिलेंगे, जो फार्मर उगा रहे, गेहूं, चावल, कपास, जो भी है, ठीक है। फिर आपको वहां पे एनिमल्स में शायद काउ, काउ मिल जाएगी, ठीक है, या उसका हस्बैंड ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, फार्मर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह की चीजें वहां पे आपको मिलेगी, Bull. मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि फार्म इकोसिस्टम में अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से आप देख सकते हो क्रॉप्स जो है वो लिविंग है, काउ लिविंग है, ह्यूमन लिविंग है, लेकिन जो सॉइल है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। वहां पे पानी का बोर्ड मिल जाएगा तो वाटर नॉन लिविंग है, वहां पे एयर भी बहुत अच्छी आएगी तो वो एयर भी नॉन लिविंग है। तो हर जगह पे आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ लिविंग होंगे और कुछ नॉन लिविंग होंगे। और हर इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करते का मतलब क्या? कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। आज हम लोग निकोल में रहते हैं, तो निकोल में बिल्डिंगे है, शॉपिंग मॉल्स है, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है, लेकिन हम उन पे डिपेंडेंट है। एयर में एयर नॉन लिविंग है, पानी भी नॉन लिविंग है, लेकिन हम डिपेंडेंट। हर लिविंग और हर इकोसिस्टम में, चाहे आप फॉरेस्ट चले जाओ, सिटी चले जाओ, डेजर्ट चले जाओ, फार्म चले जाओ, वहां पे आपको कुछ लिविंग भी मिलेगी और कुछ नॉन लिविंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग फालतू है। हर लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट होता ही, ठीक है। और जब दोनों के बीच का दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तभी जाके बनती है इकोसिस्टम, ठीक है, तभी जाके बनती है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद अ नॉन लिविंग सोशल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब नॉन लिविंग चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तब उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। और इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग आ जाते हैं, और एबायोटिक में टेम्परेचर आ जाता है, रेनफॉल आ जाता है, विंड आ जाती है, सॉइल आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप गार्डन में जाओगे तो गार्डन में आपको ग्रासेस मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, फ्लावर, अच्छा गार्डन में फ्लावर भूल गए तो फ्लावर भी मिलेंगे, लाइक रोज, जास्मीन, सनफ्लावर, ठीक है। और उसके अलावा एनिमल्स भी मिलेंगे, लाइक फ्रॉग्स मिलेगा, ठीक है, फ्रॉग मिलेगा, इंसेक्ट मिलेगा, बर्ड्स मिलेगा। All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic component. So a garden in an ecosystem, other type of ecosystem are forest. देखो अलग अलग तरह की इकोसिस्टम है, जैसे मैंने अभी सिटी इकोसिस्टम बताई, डेजर्ट इकोसिस्टम बताई, फॉरेस्ट ये
गार्डन इकोसिस्टम बताई। वैसे ही अलग अलग तरह की इकोसिस्टम होती है, फॉरेस्ट होती है, पॉन्ड होती है, लेक होती है, गार्डन भी होती है, और क्रॉप फील्ड जो भी हमने पढ़ी, जिसमें से फॉरेस्ट देखो नेचुरल है, ठीक है, फॉरेस्ट नेचुरल है, पॉन्ड्स भी नेचुरल होते हैं, और मतलब दोनों होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं। लेक्स भी ऐसा ही होता है, नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं। जैसे कि नॉर्थ में जो दाल लेक है, वुलन लेक है, वो सब नेचुरल है, और कांकरिया लेक जो है वो मैनमेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गार्डन जो होता है वो देयर आर नेचुरल इकोसिस्टम, व्हाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कौन से इकोसिस्टम नेचुरल है, कौन से आर्टिफिशियल है। डेजर्ट नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, ठीक है, फिर ग्रासलैंड नेचुरल है, लेकिन जो गार्डन है, ठीक है, फिर क्रॉप फील्ड्स है, फिर लेक है लाइक काकरिया लेक, तो वो सब कैसा है, मैन मेड। ठीक है, तो एक बार इकोसिस्टम के इस टॉपिक को पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2.5 मिनट बाकी है। तो we have seen in the earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain the substances from the environment. अब आपको पता है कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है जो खाना बनाता है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब के ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन अलगी भी इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है ग्राहक। वैसे तो ग्राहक होता है, लेकिन वैसे जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है वो कंज्यूमर है, और वो होते हैं हम लोग, मतलब एनिमल्स, ठीक है। और जब दोनों ही मर जाते हैं तब उनकी बॉडी को खा जाता है, डिकम्पोज कर देता है, और वो होता है डिकम्पोजर। एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। ये तो पढ़ा ही है, 9th में साइड पढ़ी थी, तब उसमें हमने पढ़ा ही था कि डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में से कार्बन अलग कर देंगे, हाइड्रोजन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे वापस से आएंगे, लेकिन इतना पहले समझ लो, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स मतलब कि कंज्यूमर्स, दे डू नॉट प्रिपेयर द फूड बाय देमसेल्व्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। और इसमें भी 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है हर्बीवरस, ठीक है, हर्बीवरस। दूसरी कौन सी है, कार्निवरस। तीसरी कौन सी है, ओमनीवरस। Omnivorous. चौथी कौन सी है, पैरासिट्स, Terrestrial. ठीक है। ये 4 कैटेगरी है कंज्यूमर में। 4 तरह के ग्राहक होते हैं, एक घास को खाता है, एक घास वालों को खाता है, एक दोनों को खाता है, और एक ऑर्गन के अंदर चिपका रहता है। ऑर्गन के अंदर चिपका रहता है उसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, ऑर्गन के बाहर चिपका होता है उसको एक्सोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उस व्हाइट कलर की जो बॉम्ब होते हैं, कीड़े होते हैं, वो है एंडोपैरासाइट, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। लेकिन हमारे बालों में जो जू होती है, ठीक है, या डैंड्रफ होती है, वो हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोपैरासाइट। या जो मच्छर होते हैं, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, जो हमारा खून चूसते हैं, वो हमारी बॉडी के बाहर अटैच होते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सोपैरासाइट्स, ठीक है। एनी डाउट? Yes, sir. एंड No, sir. जॉइन हो जाना फटाफट, लेक्चर एंड हो गया तो। Yes, sir. तो उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गन के अंदर कीड़े रहते हैं, व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं, आपको पता होगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं, वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। और हमारे बालों में जो डैंड्रफ होती है, जो जू होती है, वो होते हैं एक्सोपैरासाइट्स। इवन जो मच्छर होते हैं वो भी हमारा खून चूसते हैं, वो भी एक्सोपैरासाइट्स, ठीक है। नाउ imagine the situation where you do cleaner, जहाँ पे बात हो रही है डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं कि जब भी कोई एनिमल
या जब भी कोई प्लांट मरता है तब उसकी बॉडी को खा जाने वाले या डिकम्पोज करने वाले ये होते हैं डिकम्पोजर। सोचो कि अगर डिकम्पोजर्स अगर होते ही नहीं तो क्या, अगर डिकम्पोजर्स हो गए नहीं तो क्या होगा कि जब भी कोई प्लांट मरेगा या जब एनिमल मरेगा तब उसकी बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होगी। मतलब पहले ही कचरों का प्रॉब्लम है, पहले ही कचरे मैनेज नहीं हो रहे, उसके अलावा होगा क्या कि जितने भी डेड बॉडीज है उनका भी मैनेजमेंट ना हो जाए। मतलब ये पूरी दुनिया में लाशों के ढेर हो जाते, एनिमल्स की लाशें, प्लांट्स की लाशें, इंसान की लाशें, सब जगह लाशें लाशें हो जाती, ठीक है। क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो कुछ भी डिकम्पोज नहीं होता, सब्जी के छिलके भी डिकम्पोज नहीं होते, फ्रूट्स के छिलके भी डिकम्पोज नहीं होते, इंसान मर जाता तो उसकी बॉडी भी डिकम्पोज नहीं होती, जानवर मर जाता तो उसकी बॉडी भी डिकम्पोज नहीं होती, एक पत्ता गिर जाता तो पत्ता भी डिकम्पोज नहीं होता। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि कार्बन अलग कर देंगे, हाइड्रोजन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे। नाइट्रोजन साइकिल हमने देखा है, ये लोग क्या क्या करते हैं, ये लोग नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में से अमोनिया बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन। और फिर जब एक्स्ट्रा नाइट्रेट्स सॉइल में आ जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करके फिर से नाइट्रोजन बना देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है आप लोगों ने, थोड़ा सा गौर करो तो आपको पता चलेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजों को रिसाइकल करके वापस से नेचर में भेज देते हैं। दैट्स व्हाई दे प्ले अ रोल ऑफ अ फिनिशर। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिकम्पोजिंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं फूड चेन की और फूड वेब। अब तुम्हारे सामने 3 फिगर है, 3 फूड चेन है, ठीक है, लेकिन फूड चेन कभी भी रियलिटी नहीं होती। फूड चेन जो होता है वो होता है इमेजिनरी, फूड चेन होता है इमेजिनरी, ठीक है। और जो फूड वेब होता है, फूड वेब होता है रियलिटी। रियल में फूड वेब होता है, ठीक है। रियलिटी इज फूड वेब और इमेजिनरी इज फूड चेन। अब फूड चेन को इमेजिनरी क्यों बोलूंगा, क्यों मैंने फूड चेन को इमेजिनरी बोला, क्योंकि ये गलत बात है। ये गलत बात क्या है, कि गलत बात ये है कि भाई प्लांट्स को खाली डियर खाता है और डियर को टाइगर खाता है। तो टाइगर के सामने कुत्ता आएगा तो छोड़ देगा, तो टाइगर के सामने अगर कोई खरगोश आए तो उसको छोड़ देगा, टाइगर के सामने अगर कोई बिल्ली आई तो उसको छोड़ देगा। टाइगर खाली डियर थोड़ी खाता है, ठीक है। टाइगर तो बहुत कुछ खाता है। टाइगर देखो सामने ये स्नेक को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, कीड़े भी खा सकता है, अरे टाइगर तो घास भी खा सकता है, ठीक है। मतलब ये कि हर ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन है, जबकि फूड चेन में क्या बताया कि नो ऑप्शन, कि प्लांट्स को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला टाइगर। इधर क्या है, प्लांट्स को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला ईगल, ठीक है। और ये पानी वाली इकोसिस्टम है, पानी वाली फूड चेन है। पहले ये एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट को खाने वाला स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को खाने वाली फिश है, फिश को खाने वाला हॉक है, बराबर। तो ये तो मतलब ऐसा होता है कि बस ये ही खाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में लाइफ कुछ और होती है, लाइफ होती है फूड वेब। हर ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो ये रियलिटी है, ये देखो ये रियलिटी है। अब यहाँ पे आप खाली स्नेक देखो, स्नेक के पास कितना सारा ऑप्शन है। सर ये टेक्स्ट बुक में है। स्नेक को, स्नेक जो है वो बर्ड को खा सकता है, फ्रॉग को खा सकता है, चूहे को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, ठीक है, खिसकोली को भी खा सकता है। मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो फूड वेब में बताया जाता है। फूड चेन में देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। फूड चेन जो होता है वो नहीं होती है, वो तो खाली इमेज है।
आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब फूड चेन में सबसे नीचे जगह किसको मिली है? देखो तुम्हारे सामने फूड चेन है, सबसे नीचे जगह मिली है प्लांट्स को, मतलब कि प्रोड्यूसर। फिर बीच में जगह किसको मिली है? बीच में जगह मिली है हर्बीवरस को, और टॉप पे जगह किसको मिली है? कार्निवरस को। ठीक है, दैट इज हर्बीवर पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर हर्बीवरस आता है, और फिर कार्निवरस आता है। मतलब कि देखो ये खाली फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो प्रोड्यूसर्स का है, बाकी सब कंज्यूमर्स है। डियर भी कंज्यूमर है, टाइगर भी कंज्यूमर है, ग्रास होपर भी कंज्यूमर है, फ्रॉग भी कंज्यूमर है, रेड भी है, ईगल भी, ये सब ग्राहक है। ठीक है, इसमें कोई डिकम्पोजर नहीं है। मतलब ऐसा मत समझना है प्रोड्यूसर है ये कंज्यूमर और डिकम्पोजर नहीं, डिकम्पोजर है ही नहीं। प्रोड्यूसर के अलावा बाकी सब कंज्यूमर, लेकिन इनमें कैटेगरी, ठीक है कैटेगरी है। जैसे कि ये जो इंसेक्ट है पहला कंज्यूमर, पहला ग्राहक, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग हो गया दूसरा ग्राहक, मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक हो गया तीसरा ग्राहक, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। और ईगल हो गई चौथी ग्राहक, इसको बोलेंगे क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, क्वार्टरनरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 4 या 5 लेवल तक हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 4 लेवल बताया है, लेकिन 5 लेवल भी हो सकते हैं। तो पेंटामरी कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे मान लो ईगल को टाइगर खाता है, इसको टाइगर रख दे रहे, तो वो हो जाएगा पेंटामरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो पता है किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, अपने फिर से 10% माइनस हो जाती है ना। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं कहते हैं फूड चेन और फूड वेब को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगली बार फूड चेन और फूड वेब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, जैसे जैसे एनर्जी लेते हैं ऐसे ऐसे 10% माइनस हो जाती है। जैसे